चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। आज हम लोग लोकस एंड इक्वेशन का नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। लास्ट क्लास हम लोग लोकस एंड इक्वेशन के बारे में काफ़ी चीज़ पढ़ लिए थे, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है ना। आज कुछ और क्वेश्चन करते हैं एंड इन एडिशन टू दैट हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस के बारे में। तो उसमें हम क्या पढ़ना है, चलो हम लोग देखते हैं। जब हम लोग पढ़ना उसमें चालू करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोकस एंड इक्वेशन पढ़ेंगे, उसके लिए मैं एक दो पॉइंट और थोड़ा याद दिला देता हूँ या फिर बता देता हूँ जो जरूरत पड़ेगा हमको लोकस एंड इक्वेशन लिखने के लिए। क्या बोलते हैं उसको, दो तीन पॉइंट मैं बता देता हूँ जो हर कर्व के लिए वो हमारा यूज होता है। जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन एक तो बता देता हूँ, उसको याद रख लेना, वो हर कर्व के लिए हमारा यूज होता है, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं, जस्ट ए मिनट, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं, हम दो तीन पॉइंट में बता देता हूं जो जरूरत पड़ेगा। बहुत सारे कर्व के लिए सेम होता है ये सब चीज, ये एक्सप्रेशन है ना। नंबर 1 लिख लो, ये हमारा हो गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, अगर मैं किसी एक कर्व के लिए बताता हूँ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, बता रहा हूँ। ये हमारा एक सर्कल है मान लेते हैं, बट इट इज एप्लीकेबल फॉर सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सबके लिए एप्लीकेबल है ना। तो अगर मान लेते हैं एक पॉइंट बाहर में है, बाहर में एक पॉइंट है हमारा x1, y1 है ना। तो अगर इस पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये सर्कल का ऊपर फिलहाल सर्कल ड्रॉ किया हूं, तो टेंजेंट दोनों ऐसे और ऐसे जाएगा, है ना। तो ये जो टेंजेंट जहां पॉइंट में टच किया, ये टेंजेंट जिस पॉइंट में टच किया ये सर्कल को, वो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे, जो लाइन मिलेगा, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और इसका इक्वेशन कैसे मिलता है, कुछ नहीं, बस सोच लेना कि ये जो पॉइंट है सर्कल का ऊपर है, ये पॉइंट सर्कल का ऊपर है, तो उस समय जो टेंजेंट का इक्वेशन मिलेगा, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या होता है, t इज इक्वल टू 0। t क्या है, टेंजेंट, इफ x1 y1 इज ऑन द कर्व। अगर x1 अगर कर्व का ऊपर है तो t इज इक्वल टू 0 जो भी होगा, दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। सभी को समझ में आया? यस सर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, हो यार, T is equation of tangent. T is equal to 0 is equation of tangent if the point lies on the curve. फिलहाल पॉइंट बाहर में है, बाहर से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। फिलहाल जो पॉइंट है ये बाहर है, बाहर से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे है, तो दोनों को ज्वाइन करोगे, जो लाइन मिलेगा उसको कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट करते हैं, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बोलता है। इसका इक्वेशन क्या होता है, ये सर्कल का ऊपर अगर ये पॉइंट होता, जो टेंजेंट का इक्वेशन निकलता वही होता, दैट इज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। नंबर 1। नंबर 2, कॉर्ड bisected at x1, y1। ओके, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉन फ्रॉम, लिख देता हूं यहाँ पे, ड्रॉन फ्रॉम x1, y1। ओके, तो कॉर्ड बाइसेक्टेड एट x1, y1, ये क्या होता है, मान लेते हो इस सर्कल का ऊपर या फिर एलिप्स का ऊपर ही बता देता हूं। मान लेते हैं एलिप्स है, इसका ऊपर कोई एक कॉर्ड है, ये हमारा एक कॉर्ड हो गया, ओके ना। ये कॉर्ड जो है ना, ये पॉइंट देके पास करता है, ये पॉइंट हमको दिया नहीं है, हमको ये क्या हो गया, ये तो कॉर्ड है, इसका मिड पॉइंट जो है वो दे दिया है,
मिड पॉइंट हमारा क्या हो गया x1, y1। तो फिर इस कॉर्ड का इक्वेशन क्या है, ये जो कॉर्ड है ये कॉर्ड का इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट x1, y1। तो इक्वेशन क्या होता है मैं बता रहा हूं, t = s1। ये सिंबल का साथ सबको एक्वेंटेड हो, है ना। s1 क्या होता है, सिंपल सी बात है, पॉइंट को लेके हम वो कर्व का ऊपर पुट कर देंगे, कर्व का इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हो जाएगा s1। और t क्या होता है, अगर पॉइंट हो गया कर्व का ऊपर तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है। मैं इक्वेशन याद भी दिला देता हूँ। टेंजेंट का इक्वेशन अगर है तो x² को हम लिखते हैं x × x1, y² को हम लिखते हैं y × y1, सबको पता है ना। और अगर x होता है k × x है तो क्या लिखते हैं k × x1 + x2/2, और k × y है तो हम लिखते हैं क्या, k × y1 + y2/2। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। अगर हमको इक्वेशन लिखना होता है तो हम ऐसे लिखते हैं टेंजेंट का इक्वेशन। सारे के लिए हमको अलग अलग फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ये अगर हम याद रख लेंगे तो सारे के लिए हम निकाल सकते हैं टेंजेंट का इक्वेशन। तो दिस इज कॉल्ड बाइसेक्टेड एट x1, y1 हो गया। तीसरा मैं लिखता हूं क्या, नंबर 3, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ओके, पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या होता है, ये फिगर में जो दिखाया हूं वही है। ये मान लेते हैं पॉइंट P है, दिस इज A, दिस इज B, है ना, A और B। तो हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हर कर्व को, है ना। तो ये दो टेंजेंट हो गया, ये दोनों का इक्वेशन अगर मैं एक साथ लिखता हूं तो उसको बोलते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ये तो पेयर ऑफ टेंजेंट हो गया, सबको पता चला। अगर इसका इक्वेशन निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे, आया समझ में। पेयर ऑफ टेंजेंट का क्या मतलब होता है, यस ओके, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम a point x1, y1 lying outside the curve is s × s1 = t², या फिर t² = s × s1। ये हमारा निकल जाएगा पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन। मतलब ये लाइन दोनों लाइन का इक्वेशन कंबाइंड होके रहेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट जो है ना, ये हर कर्व के लिए एप्लीकेबल है, सेम है, खाली ये नोटेशन हमको ठीक से जानना है कि t का मतलब क्या होता है। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट तो बाहर था, लेकिन t का मतलब होता है अगर पॉइंट सर्कल का या फिर कर्व का ऊपर है तो फिर टेंजेंट का इक्वेशन क्या है। और s1 क्या होता है, अगर पॉइंट उस कर्व का ऊपर है तो फिर डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा s1 निकल के आ जाता है। ओके, और बस यही दो सिंबल तो सबको पता है। और क्या, ये तो इक्वेशन ऑफ दैट कर्व है। क्या सभी को ये 3 पॉइंट समझ में आ गया? यस चलो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गया, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट x1, y1 एंड दिस इज पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ओके, तो हम आगे जो कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें इस सब का जरूरत पड़ सकता है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, है ना। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इफ P1,0 and Q is a Q and P1 P is equal to 1,0 and Q is a point on the parabola y square is equal to 8x, find the locus of the midpoint of PQ। इसमें कुछ जरूरत नहीं पड़ रहा है, ये क्वेश्चन काफी सिंपल वे में हो जाएगा। ओके, तो एक पैराबोला ड्रॉ करते हैं, y square is equal to 8x, सबको पता है कि राइट साइड ओपनिंग वाला पैराबोला है। तो लेट अस ड्रॉ दैट पैराबोला एंड थोड़ा विजुअलाइज करते हैं कि वो बोल क्या रहा है। ये हमारा पैराबोला हो गया, y² = 8x। ओके, तो इस पैराबोला को अगर मैं चाहूंगा, जरूरत तो है नहीं, अगर मैं थोड़ा याद दिलाता हूं
तो इसका अगर फोकस का बात हम करेंगे तो इसका फोकस 2,0 होता है ना। 4a इज इक्वल टू 8 है तो a का वैल्यू हमारा 2 हो गया तो 2,0 हो गया इसका फोकस। ओके, हमको जरूरत नहीं है फिलहाल क्वेश्चन में, ठीक है। तो 1 0 एक पॉइंट यहाँ पे है। हमको बोला है कि फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। पी पॉइंट तो फिक्स्ड है लेकिन क्यू पॉइंट हमारा फिक्स्ड नहीं है। फिलहाल मैं जस्ट एक ठो खाली ड्रॉ करता हूँ, ये वाला हमारा कॉर्ड हो गया पी क्यू, ये क्यू हो गया। लेकिन क्यू ये होगा कोई गारंटी नहीं है, क्यू हो सकता है यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है क्यू। एंड अकॉर्डिंगली हमारा डिफरेंट कॉर्ड्स मिलेगा पी क्यू और हमको मिड पॉइंट भी अलग अलग मिलेगा। फिलहाल जो मिड पॉइंट मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा। अगर हम दूसरा वाला जगह ले लेंगे तो मिड पॉइंट एक और जगह में आ जाएगा, ठीक है। चलो क्यू को मैं एक काम करता हूँ a, b लिख देता हूँ, क्यू को हम a, b लिख देता हूँ, है ना। क्योंकि यहाँ पे p दे दिया है तो हम नॉर्मली क्या होता है जिसका फोकस सॉरी जिसका लोकस निकालना होता है उसको p लेके करते हैं। अब p क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है तो हम p का यूज हम नहीं करेंगे और हम कुछ और लेटर का यूज करते हैं। मान लेते हैं ये जो लेटर है हमारा क्या होगा हमारा m सपोज, और m का कोऑर्डिनेट में ले लेता हूँ h, k, क्योंकि सभी को पता है कि जब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ द लोकस तो जिसका निकालना होता है उसको हम h, लेके करते हैं, ठीक है। चलो अब हमारा क्या मन में क्या विचार आना चाहिए कि ये h और k में कैसे रिलेशन बनाएंगे, h और k में कैसे एक रिश्ता बनेगा। जो रिश्ता बनेगा h और k में उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो फिर उसके बाद x के जगह में h के जगह में x लिख देंगे और y के जगह k के जगह में y लिख देंगे टू गेट द फाइनल इक्वेशन। ऐसे हम करते थे, याद है ना। Yes. चलो लेट q इज इक्वल टू AB, therefore AB कर्व का ऊपर है, पैराबोला का ऊपर तो सेटिस्फाई कर जाएगा। b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, नहीं b स्क्वायर इज इक्वल टू 8a। तो इसका हम लोग यूज करेंगे थोड़ा देर का बाद, जब हम h और k को इन टर्म्स ऑफ a और b लिख देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट बोला है, लेट m h, k is the मिड पॉइंट। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन चेंज हो सकता है, मिड पॉइंट का जगह में रेशियो भी दे सकता है 1:2, 2:3, ऐसे करके कुछ भी रेशियो दे सकता है। तो मिड पॉइंट ऑफ PQ, मिड पॉइंट ऑफ PQ, therefore m is equal to 0 plus a by 2, 0 plus b by 2, जो कि बन गया हमारा कितना a by 2, b by 2। ओके, a by 2, b by 2 ये हमारा बन गया, ठीक है। ऑलराइट, ओके। तो अभी a by 2 का वैल्यू h हो गया, therefore a by 2 is equal to सॉरी p का कोऑर्डिनेट कितना है 1,0 है ना, p का कोऑर्डिनेट 1,0 है तो ये हमारा 0 plus a नहीं होगा 1 plus a होगा। सो ये वाला पार्ट जो है हमारा कितना हो जाएगा 1 plus a by 2 is equal to h। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 2h minus 1। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि मैं h और k में एक रिश्ता बनाना चाहता हूं और कोई उपाय नहीं है मेरे को रिश्ता बनाने का। हमारा a और b में एक रिलेशन है, a और b में एक रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर h को मैं a का फॉर्म में और k को b का फॉर्म में लिख लेता हूँ या फिर ऐसे कुछ कर लेता हूँ तो फिर हमारा वो रिलेशन बन सकता है h और k में। तो हमारा b by 2 का वैल्यू हो गया k implies d is equal to 2k। सो ये a का वैल्यू मिल गया, ये b का वैल्यू मिल गया, तो a एंड b का वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। Therefore इक्वेशन 1 becomes
क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 4k² इज इक्वल टू 8a, 8 इंटू a का वैल्यू हो गया हमारा 2h माइनस 1। तो 4 के साथ 8 कैंसिल कर लेते हैं, 2 हो गया, तो k² इज इक्वल टू 4h माइनस 2। Therefore इक्वेशन इज, लोगों से इक्वेशन क्या हो गया, y² इज इक्वल टू 4h माइनस 2। क्या सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, फाइंड द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स दिस वन टू द टेंजेंट। ये हमारा जेई वाला क्वेश्चन है ना। तो क्या बोला है कि एक एलिप्स है, उसका सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा रहा है टेंजेंट के ऊपर। टेंजेंट कुछ भी हो सकता है, उस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा रहा है। और साथ में बोला है क्या, इसका इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसमें ऑप्शन भी दिया था, 2-4 ऑप्शन दिया था, 4 ऑप्शन जैसे होता है। तो हम ऑप्शन नहीं लिखे, हम इसको पूरा ये सब्जेक्टिव जैसा करके देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, तो क्या बोला है देखो, ये एक एलिप्स है, x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स हो गया। इसका ऊपर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये टेंजेंट हमारा ऐसे चले गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, कहां से, सेंटर से इसका ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। ये हो गया परपेंडिकुलर, सेंटर से इसका ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया, ये वाला हमारा 90 डिग्री हो गया। अब ये तो मैं एक पॉइंट दिखा रहा हूं अभी। अगर टेंजेंट में यहां पे खींचता, अगर एक अलग जगह में टेंजेंट में खींचता, तो वो पॉइंट जाके और कहीं पे पहुंचता। अगर यहाँ पे टेंजेंट खींचता तो यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ पे आके पहुंचता, तो अलग अलग जगह में वो पॉइंट पहुंचता है। ये वाला पॉइंट P है, ये P हमारा h, k है। मेरे को बोला है कि भाई इसका इक्वेशन निकाल के बताओ। ये P जहां जहां जाएगा, समझ रहे हो कि P बहुत सारे जगह में जाएगा, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो ये बता रहा है कि P जहां जहां जाएगा, वो जगह जो है वो एक फिगर बनेगा। उस फिगर का, वो फिगर ही लोकस होता है, उसका इक्वेशन निकालने के लिए बोला है। अब देखते हैं कि ये हमारा h और k में हम कैसे रिश्ता बना सकते हैं। सबसे पहले तो ये टेंजेंट हो गया। सभी को पता होगा कि एलिप्स में जो टेंजेंट होता है, उसका इक्वेशन जो स्लोप फॉर्म में होता है, वो mx प्लस माइनस रूट अंडर a² m² प्लस b²। एक्चुअली इस पाराबोला हाइपरबोलिक जब हम पढ़ रहे हैं, उसमें क्या होता है, टेंजेंट इक्वेशन 3 फॉर्म में होता है। पैरामीट्रिक फॉर्म में होता है, और स्लोप फॉर्म में होता है, पॉइंट फॉर्म में होता है। तो हमको सवाल देख के हमको डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला डालने से हमको थोड़ा आसान होगा। ओके, कौन सा क्वेश्चन से कौन सा फॉर्मूला डालने से हम थोड़ा आसानी से क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं बताओ, हटा सकते हैं या फिर रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं h और k में। यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं तो h और k में कैसे रिलेशन बन सकता है ना, h और k में कैसे रिलेशन बन सकता है। लेट अस सी व्हाट टू डू। क्या होगा, यहां से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ये जो परपेंडिकुलर हम देख रहे हैं, ये परपेंडिकुलर जो हम देख रहे हैं, ये परपेंडिकुलर इसको है, मतलब क्या हो गया, इसका स्लोप और इसका स्लोप, ये लाइन का स्लोप और ये लाइन का स्लोप अगर हम देखेंगे तो ये दोनों स्लोप क्या हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर बीच तो मतलब मल्टीप्लाई करने से -1 हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, m का वैल्यू निकल के आ जाएगा h और k में। तो क्योंकि m का वैल्यू h और k में निकल के आ जाएगा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हैं, m हमारा हट जाएगा और h और k उसमें आ जाएगा। तो h और k में जो रिलेशन चाहिए वो हमारा बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो लिखते हैं, ये इक्वेशन को पहले लिखते हैं ना। लेट x²
प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 6, या फिर हम यहां पे लिख देंगे x स्क्वायर बाय 6 प्लस y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहां से हमको मिल गया कि a स्क्वायर का वैल्यू जो है वो हमको कितना मिला 6 और b स्क्वायर का वैल्यू हमको मिला 2। ऑलराइट, therefore equation of tangent to the ellipse, equation of any tangent हम बोल रहे to the ellipse is y is equal to mx plus minus root under 6m square plus 2। क्या सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. ये टेंजेंट का इक्वेशन था, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, ओरिजिन या फिर सेंटर से जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है वो हमारा h, k है। सपोज लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट is P, that is h, k। तो बात हो गया कि ये h, k ये टेंजेंट का ऊपर है, मतलब उसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये जो h, k ये टेंजेंट का ऊपर है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। Therefore हम क्या बोल सकते हैं, y के जगह में k लिख देंगे इज इक्वल टू mh हो गया प्लस माइनस रूट अंडर 6m स्क्वायर प्लस 2। चलो, ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग यूज करेंगे थोड़ा देर में। समझ में आ गया? Yes, sir. इस इक्वेशन को मान लेते, इक्वेशन 1 करके लिख लेते हैं। तो ये जो है ना, इसको O लिख देता हूं, ये पॉइंट को, सेंटर को, ओरिजिन है तो O ही लिख देता हूं। OP इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लिख लेते हैं। OP परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, therefore स्लोप ऑफ OP का स्लोप क्या हो रहा है बताओ, k माइनस 0। ये 0 0 ही है, सेंटर हमारा इस एलिप्स का 0 0 होता है। k माइनस 0 बाय h माइनस 0 इंटू m इज इक्वल टू माइनस 1। बोलो, समझ में आया सबको? Yes, sir. तो उससे हमारा m का वैल्यू कितना निकल के आ गया, m is equal to what is it, माइनस h by k, माइनस h by k। बस ये जो m का वैल्यू हमको मिला ये यहाँ पे पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो क्या हो जाएगा, k is equal to m का वैल्यू हो गया माइनस h by k, माइनस h by k इंटू h प्लस माइनस रूट अंडर 6h स्क्वायर 6m स्क्वायर, मतलब 6h स्क्वायर बाय k स्क्वायर प्लस 2। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। बट ये काफी सिंपल नहीं दिखाई दे रहा, या फिर हमारा जो दिया भी था एग्जाम में उसका आंसर जो होता है स्क्वायर करके कुछ दिया था उस समय। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या होगा देखते हैं। इंप्लाइज ये जो है ना k इधर चले आएगा, ओके, ये k इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा को इधर ले आते हैं तो k प्लस h स्क्वायर बाय k स्क्वायर, नहीं h स्क्वायर बाय k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर व्हाट इज इट 6h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर, 6h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर डिवाइडेड बाय k स्क्वायर। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो आगे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाय k, k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाय k इज इक्वल टू
6h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर रूट ओवर बाय k। इधर प्लस माइनस भी है तो k के साथ k को कैंसिल कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर। तो हमारा जो इक्वेशन आ जाएगा वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारा जेईई में आया था। क्लियर? Yes, sir. चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। अगला सवाल बोला है क्या, the point of intersection of a variable tangent to a circle, this one intersects the ellipse at P and Q. Find the locus of the point of intersection of the tangent through P and Q. तो हम देखते हैं क्या क्या होता है, देखते हैं कि किस चीज के बारे में पूछा है, थोड़ा इसको ड्रॉ करके समझने का कोशिश करते हैं। The point of intersection of a variable tangent to the circle x square plus y square is equal to 1. तो पहले मैं सर्कल बना दिया x square plus y square is equal to 1 बना, तो ये हमारा x square plus y square is equal to 1 वाला सर्कल हो गया। ये सर्कल का सेंटर हमको पता है और 0 0 और रेडियस कितना है 1 है, तो ये सेंटर हो गया 0 0, रेडियस हो गया हमारा 1 इसका। ठीक है, अब हमको और बोला है क्या, एक एलिप्स भी है x square plus 2y square is equal to 4। ये एलिप्स के बारे में थोड़ा चेक करते हैं क्या बोल रहा है। x square plus 2y square is equal to 4 implies x square by 4 plus y square by 2 is equal to 1। तो ये एलिप्स के बारे में हमको इतना समझ में आ रहा है कि ये जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स तो है, इसमें a स्क्वायर का वैल्यू 4 है, मतलब a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू √2 है। मतलब ये सर्कल का बाहरी वो रहेगा, ये 1 है तो ये 2 है, यहाँ पे हो सकता है, √2 यहाँ पे हो सकता है। तो हो सकता है वो एलिप्स जो है ना कुछ ऐसा है। आया समझ में सबको? Yes, sir. ये वो एलिप्स है, दिस इज द एलिप्स जिसका बारे में, अरे यार चलो जैसे भी बनता है क्या हो, ये हो गया एलिप्स। अब बोला है कि एक क्या बोलते हैं उसको, टेंजेंट टू द सर्कल, सर्कल को टेंजेंट है, मान लेते हैं ये सर्कल को टेंजेंट है, ये वाला लाइन सर्कल को टेंजेंट है। ऐसे जरूरी नहीं कि ये पॉइंट देके पास करेगा, कोई भी पॉइंट देके पास कर सकता है। अब ये टेंजेंट जो है ना, इसको P और Q में इंटरसेक्ट कर रहा है। टेंजेंट इंटरसेक्ट द एलिप्स एट P and Q. Find the locus of the point of intersection of the tangent through P and Q. P and Q में हम टेंजेंट ड्रॉ किए, ये टेंजेंट ऐसे आ गया, एक टेंजेंट ऐसे आ गया, वो लोग मीट कर गए ये वाला पॉइंट में। हमको इस पॉइंट का बारे में पूछा है, इस पॉइंट का लोकस का बारे में पूछा है। जैसे ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया, ये P and Q में इंटरसेक्ट कर गया। अगर मान लेते हैं टेंजेंट हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो P यहाँ पे होता है, Q यहाँ पे होता और टेंजेंट यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ होता तो जाके एक और पॉइंट में इंटरसेक्ट करता। तो उस पॉइंट का वो जो पॉइंट जहां जहां मिलेगा वैसे पॉइंट, वो सारे पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो जो मिलेगा उसके बारे में पूछा है सवाल में। समझ में आया सबको? Yes, sir. तो इस पॉइंट का लोकस का बारे में पूछा है। इस पॉइंट को हम M ले लेते हैं और H, K ले लेते हैं। ओके, इस पॉइंट को हम M ले लेते हैं और H, K ले लेते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे ये PQ जो है ना, ये एलिप्स का क्या चीज है? सर्कल को छोड़ो, सर्कल को छोड़ो, दिस इज एलिप्स का क्या चीज है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। हमारे शुरू से इसे पढ़ा है ना, ये बाहर में एक पॉइंट है तो ये हो गया हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एलिप्स के लिए तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन T = 0 होता है। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो फिर इस एलिप्स के लिए इस पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन निकालूं तो वो PQ का ही निकलेगा। समझ में आया ना? Yes, sir. तो हम लिख सकते हैं
PQ is the chord of contact corresponding to the point H, K, M, H, K. So, equation of PQ क्या बोला था? T is equal to 0 और T is equal to 0 कैसे लिखता हूं? T is equal to 0. T क्या होता है? टेंजेंट. अगर ये पॉइंट एलिप्स का ऊपर होता तो टेंजेंट का इक्वेशन जो होता दैट वन, और अगर एलिप्स का ऊपर ये पॉइंट होता तो टेंजेंट का इक्वेशन होता है क्या? T is equal to 0. और वो मिलता कैसे है? x स्क्वायर को x इंटू x1 कर देते हैं, y स्क्वायर को y इंटू y1 कर देते हैं. तो फिर हमारा इक्वेशन ऑफ PQ क्या हो जाएगा? x इंटू h प्लस 2y इंटू k इज इक्वल टू 4. सभी को समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. तो ये जो है PQ का इक्वेशन निकल गया. HK में हल्का फुल्का थोड़ा रिश्ता तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लेकिन साथ में x एंड y भी है. ये x एंड y रहेगा तो नहीं होगा. x y भी वेरिएबल है यहाँ पे, HK भी हमारा वेरिएबल नहीं रहेगा. ये x और y को हटाना पड़ेगा तो जाके हमारा इक्वेशन बनेगा. तो अब आ जाते हैं इसका ऊपर. ये PQ और सर्कल में क्या रिश्ता है? टेंजेंट है. ओके, अगर PQ सर्कल को टेंजेंट है, इसका मतलब अगर सेंटर से इसका पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा और रेडियस होगा. ये सर नो? Yes, sir. या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं y सॉरी इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, और y इज इक्वल टू mx प्लस c एक सर्कल का टेंजेंट का इक्वेशन होता है सर्कल को. तो c का वैल्यू रूट अंडर a स्क्वायर सॉरी r इनटू रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर होता है, या फिर सीधा c स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर लिख सकते हैं. दोनों में से कोई भी चीज कर सकते हैं. तो अगर y इक्वल टू mx प्लस c में मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं तो ऐसा लिखता हूं. y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखूंगा? 2yk इज इक्वल टू माइनस xh प्लस 4, या फिर y इज इक्वल टू माइनस xh डिवाइडेड बाय 2k प्लस 4 बाय 2k. जरा जल्दी से बता दो, समझ में आया यहां तक? Yes, sir. तो कंडीशन में यहां पे लिखता हूं, फिर बोलता पढ़ करता हूं ये क्वेश्चन. y इज इक्वल टू mx प्लस c और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. अगर ये y इक्वल टू mx प्लस c इसको टेंजेंट होगा तो c स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर होना चाहिए. ओके, as this line is tangent, this line is tangent to x square plus y square is equal to 1, है ना? क्योंकि इसका टेंजेंट है. therefore c स्क्वायर मतलब 4 by 2k का होल स्क्वायर, ये इसको काटोगे तो 2 by k हो जाएगा. 4 by k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर. 1 प्लस m का जगह में कितना दिखाई दे रहा है? जल्दी से बोल दो. माइनस h बाई 2k मतलब h स्क्वायर बाय 4k स्क्वायर. This implies 4 by k square is equal to 4k square plus h square divided by 4k square.
तो के स्क्वायर के साथ के स्क्वायर गेट कैंसिल, तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन होने वाला है वो फाइनल इक्वेशन क्या होगा? फाइनल इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर, ये देखो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया। ठीक है, Yes, sir. अच्छा इसका अगर हमको, ये क्या चीज है बताओगे कुछ? व्हाट इज इट? ये भी एलिप्स है ना? दिस इज ऑल्सो एन एलिप्स, ये एक और एलिप्स है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला है हमको? फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट of tangents drawn from the point lying on the straight line x minus y equal to 5 to the circle x square plus y square is equal to 9. ओके, तो हमको दिया है कि एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन दिया है, सर्कल दिया है, स्ट्रेट लाइन दिया है। मान लेते हैं सर्कल है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। ऑलराइट, ये स्ट्रेट लाइन क्या है? x minus y is equal to 5, x minus y is equal to 5, और ये सर्कल हमारा हो गया x square plus y square is equal to 9। हमको सवाल बोला है कि find the locus of the midpoints of the chord of contact of any of tangents drawn from the point lying on the straight line this one। ये लाइन का ऊपर, ये लाइन का ऊपर पॉइंट हम लेते हैं, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट लेना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर मैं एक के लिए एग्जांपल का हिसाब से एक लेके दिखाता हूं तो ये पॉइंट से 10,000, ये पॉइंट से इसका ऊपर टेंजेंट ड्रॉ हो गया, एक ये और एक मान लेते हैं ये दोनों टेंजेंट ड्रॉ हो गया। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा हो गया फिर? ये। ओके, दिस इज द, ये हो गया हमारा एक टेंजेंट, दिस इज वन टेंजेंट, दिस इज द अदर टेंजेंट। ओके, और ये जो है हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, कौन सा? ये लाइन, ये लाइन देख रहे हो, ये हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। ओके, दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। हमको सवाल बोला है कि इसका मिड पॉइंट का लोकस, ये तो मैं एक पॉइंट दिया तो ऐसे आ गया, अगर दूसरा लूंगा तो और कुछ आएगा, तीसरा लूंगा तो कुछ और आएगा, चौथा लूंगा तो कुछ और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा, सॉरी हाँ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा, बहुत सारे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा, उनका मिड पॉइंट भी अलग अलग जगह में चले जाएगा, तो उस सब जगह का हमको लोकस का निकालना, वो लोकस जो है वो लोकस का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो एक काम करते हैं, इसको P और इसको Q नाम देते हैं, इसका नाम P हो गया, इसका नाम Q हो गया, इसको मैं M लिख देता हूं, नहीं M इसका तो नहीं चाहिए, मेरे को इसका मिड पॉइंट का चाहिए, इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं क्या? मिड पॉइंट को हम लिख लेते हैं, ये वाला मिड पॉइंट हो गया M और H, K, ये हमको चाहिए। ये इसका लोकस, ये जो पॉइंट देख रहे हो इसका इक्वेशन चाहिए, मतलब इस H और K में कोई रिश्ता बनाना पड़ेगा हमको। हो गया? ये पॉइंट हमको पता नहीं है, मान लेते ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट हमारा A, B है, तो इस पॉइंट को हम लोग N लिख लेते हैं। अब जरा देखने का कोशिश करते हैं, अब जरा देखने का कोशिश करते हैं, ये जो PQ है ना, इसको मैं दो तरीका से यूज कर सकता हूं। PQ को हम दो तरीका से यूज कर सकते हैं। क्या क्या तरीका से? PQ जो हो गया कॉर्ड बाइसेक्टेड एट x1 y1 हो गया, सॉरी ये एट HK हो गया, ये सब नो फॉर दिस सर्कल PQ इज कॉर्ड बाइसेक्टेड एट HK, ये भी हो गया, और PQ जो है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया फॉर AB, ये सब नो। AB के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया A, B के लिए, फिर N के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया,
जबकि n के लिए O chord bisected at x1 y1। ये सुनो, तो हम क्या कर सकते हैं, PQ का इक्वेशन निकाल सकते हैं। PQ का इक्वेशन निकाल सकते हैं दोनों फॉर्म में, एक chord bisected at x1 y1 का फॉर्म में, और एक हो गया हमारा क्या, chord of contact, दोनों फॉर्म में। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि वो सेम लाइन का इक्वेशन है, इसका मतलब है कोइंसाइड कर लेता है, और कोइंसिडेंट लाइन का हमारा कंडीशन हमको पता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। आया समझ में सबको? यस। तो उससे हमको क्या मिलेगा, ए बी और एच के में एक रिलेशन मिलेगा, ए बी और एच के में। लेकिन ए बी तो इस लाइन का ऊपर है, ए बी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो फिर वहां पे a का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h जो होगा उसको पुट कर देंगे, यहाँ पे k का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ b जो होगा उसको पुट कर देंगे, तो h और k में रिलेशन मिल गया, एंड दैट इज द इक्वेशन ऑफ दैट लोकस। आया समझ में? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहां अगर फंसेंगे तो अलग बात है, हम लोग स्टार्ट तो कर ले पहले। ये फिगर बना लेना सब कोई। हम लिख सकते हैं PQ इज chord of contact for n a, b. PQ is chord bisected at n h, k। ठीक है, फॉर n इक्वेशन ऑफ PQ, n तो बाहर का पॉइंट है, मतलब chord ऑफ कांटेक्ट है, chord ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन होता है t इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, ये सर्कल का इक्वेशन है, x इंटू a प्लस y इंटू b इज इक्वल टू 9, या फिर हम ऐसा लिख लें, चलो रहने देते हैं इक्वेशन 1 फॉर n हो गया, फॉर n इक्वेशन ऑफ PQ क्या होगा, t इज इक्वल टू S1, यही था ना, देखो chord bisected at x1 y1 हो गया, t इज इक्वल टू S1। t क्या होता है, टेंजेंट, अगर x1 y1 उसका ऊपर होगा तो, और S1 क्या होता है, सीधा सीधा उस पे पुट कर देंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा, अभी ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना, t t t t हमारा ये जो पॉइंट है n पॉइंट के लिए, n पॉइंट हमारा कौन सा है, a, b। अच्छा ये m के लिए कर रहे हैं, m के लिए, m पॉइंट हमारा h के, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है देखते हैं, यहाँ पे x इंटू एच प्लस y इंटू के माइनस 9 कर देता हूं, ये हो गया t इज इक्वल टू, अभी हमारा क्या हो जाएगा, S1 कैसे होगा, ये पॉइंट सीधा सीधा यहाँ पे पुट हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 9। अरे जल्दी से बताओ, समझ में आया? यस सर। तो xh प्लस yk इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ओके, ये इक्वेशन 2 हो गया। मैं थोड़ा इसको एडजस्ट करके लिख रहा हूं, जगह कम है, तो xa प्लस yb माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया xh प्लस yk माइनस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट सेम लाइन PQ। आई होप सभी को समझ में आ गया कि PQ को ही रिप्रेजेंट करता है। यस। Therefore A by H is equal to B by K, A by H is equal to B by K हो गया, is equal to
-9 बाय माइनस ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर हो गया। तो इससे हमको a का वैल्यू मिल गया क्या, -9 बाय h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और b का वैल्यू भी मेरे को लगता है सेम मिला, 9 बाय h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। गलत लिखा मैंने, 9h बाय, सॉरी ये 9h होगा, ये 9k होगा, 9h और 9k। अब सही है कि नहीं? Yes, sir. अब हम क्या करेंगे, बट a, b lies on x minus y is equal to 5. Therefore a minus b is equal to 5. अब हमको तो रिलेशन ए चर के लिए बनाना है, तो a का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h डाल देते हैं और b का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k डाल देते हैं। तो लिख देते हैं 9h by h square minus k square, h square plus k square, minus 9k by h square plus k square is equal to 5. ओके, तो इससे हमको मिल गया क्या, 9h minus 9k इक्वल 5 into h square plus k square। ठीक है, तभी हम क्या करते हैं, x और y का वैल्यू पुट कर देते हैं। Therefore required equation, nine into x minus y is equal to 5 into x square plus y square। ये क्या चीजें बोल सकते हो क्या, व्हाट इज इट, सर्कल ही है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, मतलब दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, तो ये सर्कल हो गया। क्लियर? तो एक इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, जिसमें हम लोग पेयर ऑफ क्या नाम है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का भी यूज किए, और क्या नाम है उसका, कॉर्ड बाइसेक्टेड एक्सटर्नल इवेंट का भी यूज किए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए सर्कल पासेस थ्रू a, b एंड कट द सर्कल दिस वन ऑर्थोगोनली, फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ इट्स सेंटर। ठीक है, चलो मैं बता देता हूं पहले ऑर्थोगोनल सर्कल क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूं, है ना। हमारे पास दो सर्कल है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा दो सर्कल का इक्वेशन हो गया। ओके, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और क्या क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये दो सर्कल को ऑर्थोगोनल तब बोलते हैं अगर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में टेंजेंट दोनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो इफ द टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू सर्कल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन the two circles are orthogonal। तो एक्चुअली उनमें हम लोग एंगल भी निकाल सकते हैं, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स का भी। ठीक है, और उससे हमको क्या मिलता है कि क्या बोलते हैं उसको, दो सर्कल ऑर्थोगोनल कर रहे। मैं एंगल का फॉर्मूला भी लिख देता हूं। एंगल बिटवीन टू सर्कल्स क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू 2 into g1 g2 प्लस f1 f2 माइनस c1 माइनस c2। ये ऊपर हो गया 2 into g1 g2 प्लस f1 f2 माइनस c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा हो गया क्या, 2 into रूट अंडर g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 into रूट अंडर g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। ये फॉर्मूला कहां से मिला बोलने से बहुत कुछ नया चीज है नहीं। जैसे ये एक सर्कल हो गया, एक सर्कल हो गया, ये पॉइंट में हमारा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसे जाएगा ये दूसरा टेंजेंट है ना। ये जो एंगल बना उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। ये जो एंगल बना इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू सर्कल्स।
तो अगर मैं ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, और अब हम लोग याद करेंगे, क्या नाम है बताओ, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में हम लोग पढ़े थे कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ में हम लोग पढ़े थे a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो अगर उसी को डालते हो यहाँ पे, अगर मैं इसको ले लेता हूँ, क्या नाम है, a b c ऐसे करके लेता हूँ और फॉर्मूला डालता हूँ, लास्ट में सिंप्लीफाई करने से हमको मिलेगा ये चीज। आया समझ में? कुछ नहीं है, इसको लिख देना माइनस g1 माइनस f1 माइनस g1 एंड f1 है ना, माइनस g1 माइनस f1 है ना, ये माइनस g2 माइनस f2, फिर दोनों में डिस्टेंस निकाल देना, ये डिस्टेंस निकाल देना, ये तो r1 है, ये r2 है। सिंप्लीफाई करोगे तो यू आर एंडिंग ऑफ दिस। ठीक है। अच्छा, ऑर्थोगोनल कब होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री हो गया, थीटा की जगह में 90 डिग्री डाल दो, cos 90 0 हो गया, तो उसमें से ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, दिस पार्ट विल बी 0। तो ऑर्थोगोनल का क्या फॉर्मूला है? ऑर्थोगोनल if 2 into g1 g2 plus f1 f2 is equal to c1 plus c2, ये ऑर्थोगोनल का कंडीशन हो गया ये दो सर्कल के लिए। ये दो सर्कल के लिए ये हमारा एंगल का फॉर्मूला हो गया, और ये हमारा क्या नाम है उसका, ऑर्थोगोनल का कंडीशन हो गया। क्लियर ना? Yes, sir. चलो अब इस सवाल को करने का कोशिश करते हैं। क्या दिया है? If a circle passes through A, B and cuts this one orthogonally, find equation of the locus of its center। तो किसका इक्वेशन निकालने के लिए बोला है? कौन सा लोकस का? सेंटर ऑफ दैट सर्कल। जो सर्कल का सेंटर, मतलब जो सर्कल जो जा रहा है उसका सेंटर का लोकस निकालने के लिए बोला है। तो हम तो करते ही वैसे है, जिसका इक्वेशन, जिस लोकस का इक्वेशन निकालने के लिए बोलता है उसको h के लेके करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर देते हैं पहले वैसे। ठीक है, तो लिखते हैं लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज C ले लिख देते हैं, और या फिर P लिखेंगे, क्योंकि है नहीं, P लिखते हैं, P H, K। So equation is x minus h का होल स्क्वायर प्लस y minus k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। लेकिन ये जगह में बहुत कुछ चीज ऐसा है जो कि उस क्वेश्चन का हिसाब से नहीं है। उस क्वेश्चन का हिसाब से कुछ भी यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन में बोला है क्या, ये A और B दे के पास करना चाहिए वो सर्कल। अब यहाँ पे क्या गारंटी है कि A और B दे के पास करेगा? और उस सर्कल का रेडियस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो भी निकालना है हमको, ये गिवन कंडीशन से निकालना, मतलब हमको जो भी इक्वेशन निकालना है उसमें A B होना चाहिए और ये 9 होना चाहिए। 9 मतलब 9 का यूज होना चाहिए बस। जो डेटा गिवन डेटा है उसी का यूज करके हमको करना है। ये तो कोई जनरल सर्कल हो गया, मैं खाली ले लिया उसका सेंटर HK ले लिया। अब HK किसको सेटिस्फाई करता है, कौन सा कंडीशन को करता है, कुछ तो हमको पता नहीं है, मतलब हम यूज नहीं किया, मतलब ये रिक्वायर्ड इक्वेशन नहीं है। लेकिन यही से इजी स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ये सर्कल का बारे में। ये सर्कल जब ये कंडीशन सब सेटिस्फाई करेगा कब करेगा? पहले तो ये सर्कल AB दे के पास किया है तो AB सेटिस्फाई करना चाहिए इसको। तो लिख सकते हैं पहले, as it passes through AB, as it passes through AB, so A minus H का होल स्क्वायर प्लस B minus K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो कुछ हद तक हम ये क्वेश्चन का ऊपर आगे, मतलब जिस सर्कल चाहिए उस सर्कल का ऊपर हम उस सर्कल का ये मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फिर भी एक ऐसा चीज है R स्क्वायर।
तो उसका वैल्यू हमको पता नहीं है, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि ये इसको ऑर्थोगोनल होगा कि नहीं। ये जो सर्कल है इसको ऑर्थोगोनल होगा कि नहीं ऐसे कुछ पता नहीं है, तो फिर इसको ऑर्थोगोनल हमको करना पड़ेगा, है ना। ये सर्कल इसको ऑर्थोगोनल होगा कि नहीं उसके बारे में हमको डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हम लिखते हैं कि इस सर्कल के बारे में, इसको इक्वेशन में लेकर रखिए। ये सर्कल को अगर मैं थोड़ा ये करके रखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx देते हैं, डैट भी बन जाएगा शायद, ओके। ये सर्कल इक्वेशन 1 इसको रखते हैं, इसको इक्वेशन 2 करते हैं। द सर्कल इन इक्वेशन 1 is orthogonal to x square plus y square is equal to 9, हो गया ना। तो क्या होना चाहिए, therefore 2 into g1 g2, therefore 2 into g1 g2। चलो g1 हो गया, g1 और g2 क्या होता है, सेंटर दोनों का होता है। इसका सेंटर तो h और k है, लेकिन इसका सेंटर 0 0 है, सबको पता है ना, इसका सेंटर 0 0 है। तो h into 0 plus k into 0 is equal to क्या होता है, c1 plus c2। इसका c1 कितना होगा, इसका c1 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जनरल फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। इसको जनरल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा बता रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx, माइनस 2hx हो गया। उसके बाद क्या हो गया, माइनस 2hky, ओके, प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बताओ, माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग इट? यस। तो फिर हमारा c के जगह में कितना दिखाई दे रहा है, c1। इसमें जो c1 है कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट कितना है, x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। वेरी गुड। तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस, अगर ये सर्कल का सेंटर देखूं तो कितना होगा, ये सर्कल को लिखूं तो आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो उसका सेंटर कितना दिखाई दे रहा है, c2 कितना दिखाई दे रहा है, माइनस 9। यस और नो, ये माइनस 9 दिखाई दे रहा है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 9, क्योंकि हमारा जो जनरल इक्वेशन क्या होता है, x स्क्वायर होता है प्लस y स्क्वायर होता है प्लस 2gh प्लस 2fy, बाकी सब c। तो यहाँ पे तो सब है नहीं, c हो गया। ये क्या सभी को समझ में आया ये वाला पार्ट? यस सर। तो इससे हम क्या करेंगे, r स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। दिस इंप्लाइज r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 9। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। Therefore, equation 2 becomes a minus h का होल स्क्वायर प्लस b minus k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 9। अब इसमें से मेरे को दिखाई दे रहा है, अगर होल स्क्वायर कर दूं तो ये कट जाएगा h स्क्वायर k स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर लेता हूं। a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2ah प्लस b स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2bk इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 9। तो h स्क्वायर k स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो बाकी जो बच गया वो कुछ ऐसा होना चाहिए, 2ah प्लस 2bk
ये दोनों आ गया 2ax प्लस 2bk, बाकी वो सबको उधर ले लेते हैं। माइनस ए स्क्वायर अब फिर रहने देते हैं, ये दोनों गया उधर तो उसको इधर लाते हैं, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 9। अरे बोलो समझ में आया? यस सर। तो फिर फाइनल इक्वेशन हमारा क्या होगा बताओ? h स्क्वायर प्लस 2by। हाँ, दिस इंप्लाइज 2ax प्लस 2by इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 9। ये कौन सा चीज का इक्वेशन निकल रहा है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, मतलब हमको जो क्वेश्चन दिया है वो हमारा स्ट्रेट लाइन आ गया। तो पूछ भी सकता है कि उसका लोकस जो है वो कौन सा शेप में आएगा, है ना? अगला क्वेश्चन, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द chord of the circle this one which subtends an angle π/3 at the circumference। ठीक है, ये क्वेश्चन है जहां पे हमको h के लेके हमको करना नहीं पड़ेगा, हमको ये क्वेश्चन में हमको शेप दिखाई देगा। कौन सा शेप दिखाई देगा बोलो तो? वो जो क्या नाम है उसका, लोकस। वो लोकस जो हमको दिखाई देगा कि वो लोकस कैसे होगा, तो उसका बारे में काफी सारी चीज हमको जानकारी मिल जाएगा, तो हम देख के कर सकते हैं। उसके जो लोकस मिलेगा उसका बारे में हमको पता चल जाएगा बहुत कुछ चीज, तो हम उसका इक्वेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं एच के लिए बिना, मतलब कुछ क्वेश्चन हमको ऐसा भी करना पड़ सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो बोला है कि ये एक सर्कल है, हमको पता है कि ये सर्कल का जो दिखाई दे रहा है मेरे को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इसका सेंटर कितना है बताओ? -2 3, और इसका रेडियस जो है ना वो हमको कुछ दिखाई दे रहा है 4 प्लस 9 प्लस 12 √1 इज इक्वल टू 5। सबको समझ में आ गया ना? तो बोला है कि फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द chord of the circle this one which subtends an angle π/3 at the circumference। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये chord का हमको निकालना है मिड पॉइंट का लोकस, ये chord का मिड पॉइंट का लोकस हमको निकालना है। अच्छा, सभी को पता है क्या, अगर हम एक सर्कल में अगर हम एक सर्कल लेते हैं, इसका chord लेते हैं, सेंटर से इसका पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो व्हाट इज इट, ये इस chord को क्या करता है? सर बाइसेक्ट करता है। तो उसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं ये सवाल में, है ना? उसका मतलब हमको पता चल गया कि सेंटर से अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है वही बाइसेक्ट करता है, मिड पॉइंट करता है मतलब वो बाइसेक्ट करता है, आपको पता चला। ठीक है, अब देखते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बोला है कि ये जो है ना अपना सर्कमफरेंस में कितना एंगल कर रहा है बताओ? π/3, मतलब ये वाला एंगल π/3 कर रहा है। पता चला सभी को? यस। तो बताओ मेरे को, अगर सर्कमफरेंस पे π/3 कर रहा है तो सेंटर में कितना कर रहा होगा? 2π/3 डबल करता है, सभी को याद आ गया? यस सर। डबल एंगल करता है, मतलब अगर हमारा सर्कमफरेंस में ये एंगल करता है π/3 तो उसका डबल एंगल करेगा सेंटर में, मतलब ये कुछ ऐसा है, ये एंगल हमारा π/3 है, लेकिन ये एंगल हमारा 2π/3 होगा। सभी को पता चल गया? ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका मिड पॉइंट, जिसका कि मेरे को लोकस निकालने के लिए बोला है, ये पॉइंट का लोकस निकालने के लिए बोला है, अरे यार, ये पॉइंट का लोकस निकालने के लिए मेरे को बोला है। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसका लोकस निकालने के लिए मेरे को बोला है। तो ये पॉइंट हमारा कितना हो गया बताओ? h के इसका लोकस निकालने के लिए बोला है। और ये सेंटर हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सेंटर जो है ना वो हमारा कितना है? -2, 3। ये इसका सेंटर है। अब
अगर हम ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन को, ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ द फिगर, अगर एक और कॉर्ड ले लू जो कि इसके साथ π/3 एंगल कर रहा होगा, अगर सेंटर से उसका मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, क्या यही लेंथ आएगा? Yes, sir. क्योंकि मैं तो एक आर्बिट्ररी लिया हूं ना, ये आर्बिट्ररी लोग फोकस लिया, क्या नाम है, कॉर्ड लिया हूं, और तो लूंगा तो भी तो वही डिस्टेंस क्या आना चाहिए। इसका मतलब ये सेंटर का चारों तरफ जो है ना सेम डिस्टेंस करके हमको पॉइंट सब मिलेगा, यस और नो? Yes, sir. इसका मतलब वो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। वो सर्कल का सेंटर कितना बनेगा, -2,3, एंड व्हाट इज द रेडियस, दिस वन, यस और नो? Yes, sir. तो ये अगर मैं निकाल लूं तो फिर सर्कल का इक्वेशन भी निकल गया। और ये निकालने के लिए ये वाला एंगल मेरे को पता है π/3 है, ये वाला एंगल मेरे को पता है कि ये π/3 है, और ये रेडियस मेरे को पता है कि रेडियस हमारा 5 है। अगर एक ट्रायंगल है ऐसा, ये 5 है और ये हमारा π/3 है, तो फिर भी ये डिस्टेंस तो निकाल ही सकता हूं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हूं। Yes, sir. cos π/3 इज इक्वल टू दिस बाय दिस, तो उससे ये डिस्टेंस निकल जाएगा। सभी को समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. तो फिर इस क्वेश्चन में लोकस निकालने का तरीका पूरा चेंज हो गया हमारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे को लोकस नजर आया कि क्या हो रहा है, हमको लोकस नजर आया कि वो लोकस कैसे जा रहा है। काफी सारे क्वेश्चन में हमको समझ में नहीं आता वो लोकस कैसे जाएगा, अगर जाता है कैसे वो पता चल गया, और उसका बारे में इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन काफी है, तो हम डायरेक्ट निकालेंगे, ये इसके का चक्कर में नहीं पड़ेंगे। समझ में आया मेरे बात? Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक नया टाइप का सवाल आ गया हमारे पास, जिसमें हमको जो लोकस बनना है उसको बारे में मेरे को काफी इंफॉर्मेशन पता चल चुका है, तो वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से करते हैं, फिर इसको ड्रॉ कर लो फिगर। नाम दे देता हूं, ये हो गया हमारा C, यहाँ पे क्यों लिखूंगा, यहाँ पे लिखता हूं C, ये A है, ये B है और ये D है। ठीक है, तो उसके बाद एक दो स्टेटमेंट लिख देते हैं, फिर हम लिखेंगे, है ना। ड्यू टू द सिमेट्री of the figure, it is clear that the locus will be a circle of center -2, 3 and radius is equal to CD. ओके, अब लिखते हैं इन ट्राइंगल BCD cos π/3 is equal to CD by BC implies cos π/3 cos 60, cos 60 मतलब half is equal to CD by 5 implies CD is equal to 5/2. Therefore, equation of the locus x plus 3 whole square, x plus 2 whole square plus y minus 3 whole square is equal to 25/4. आ गया समझ में सबको? Yes, sir. So 4 into सिंप्लीफाई करो तो जो भी मिलेगा
अगला क्वेश्चन, find the locus of the midpoint of the segment which are tangent to the ellipse this one and which are intercepted between the coordinate axes. ठीक है, देखते हैं ये हमारा एक एलिप्स है ना, ये एलिप्स है, इसके ऊपर कहीं पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, मान लेते हैं पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ हो गया, ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया, ये टेंजेंट जो है ना हमारा एक्स एक्सिस को यहां पे कट किया और वाई एक्सिस को यहां पे कट किया। इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट जो हम देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये पीला वाला पार्ट जो हम देख रहे हैं, ये हो गया इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। दिस पार्ट इज इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमको सवाल क्या बोला है कि ये जो पार्ट का मिड पॉइंट है, ये पार्ट का मिड पॉइंट का इक्वेशन निकालो। मिड पॉइंट जहां जहां जाएगा, ये तो एक टेंजेंट ड्रॉ किया, एक और टेंजेंट भी हो सकता है, एक और टेंजेंट भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, और वो सारे का मिड पॉइंट निकालना है। इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है उसमें उनका मिड पॉइंट जो है उसका लोकस निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए मैं एक अलग कांसेप्ट लगाता हूं इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली 3 तो पॉइंट में है, 3 तो फॉर्म में है। कौन सा बताओ, एलिप्स का जो इक्वेशन है 3 तो फॉर्म में है, सॉरी टेंजेंट का इक्वेशन 3 फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म और पैरामीट्रिक फॉर्म। ओके, मैं इस क्वेश्चन में पैरामीट्रिक फॉर्म लेके करता हूं, पॉइंट फॉर्म लेके करने से भी होगा लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखेगा इक्वेशन, और उसका जो स्लोप निकल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा। अगर पॉइंट फॉर्म लोगे तो एक्सट्रानोमियल ले लेना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल देना एक्सट्रानोमियल का फॉर्म में, हो गया। फिर उसका एक्स इंटरसेप्ट निकाल देना, वाई इंटरसेप्ट निकाल देना। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू जो है ना वो कितना हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ x1 आएगा और y1 आएगा। उनका मिड पॉइंट ले लेना hk का फॉर्म में, तो h को और k का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x1 y1 लिख देना, क्योंकि x1 y1 एलिप्स का ऊपर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो उसमें hk पुट करोगे तो हो जाएगा। तो वो भी बन सकता है, मेथड आई टोल्ड यू, यू कैन ट्राई दैट एट होम, ठीक है। हम लेकिन इसको अलग तरीका से करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में। पैरामीट्रिक फॉर्म में सबको पता है कि जो कोऑर्डिनेट्स होता है a cos थीटा और a sin थीटा होता है, पता है ना सभी को, b sin थीटा होता है, सॉरी a cos थीटा और b sin थीटा। पैरामीट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट होता है a cos थीटा b sin थीटा। और अगर हम टेंजेंट का इक्वेशन हम पॉइंट फॉर्म में निकाले तो होता है x(x1) by a square plus y(y1) by b square is equal to 1। क्योंकि उस x1 की जगह में हम a cos थीटा लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, x into a cos थीटा by a square plus y into b sin थीटा by b square is equal to 1। ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया जो हम पढ़े थे पहले भी। यहां से a और a कैंसिल हो गया और b और b कैंसिल हो गया, तो फाइनल हो जाएगा x cos थीटा by a प्लस b sin थीटा, सॉरी y sin थीटा by b is equal to 1। क्लियर? Yes. ये हम पढ़े, इसी को यूज करेंगे यहाँ पे, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा sin थीटा है तो cos थीटा sin थीटा को हम यूज कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और वो मेथड जो बताया उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन स्लोप फॉर्म में थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ पे, क्योंकि स्लोप फॉर्म में हमारा 2 टेंजेंट का इक्वेशन एक साथ निकलता है। आया समझ में? Yes. चलो, तो इसमें लिखते हैं यहाँ पे हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज x cos theta by root 2 plus y sin theta by root 1 is equal to 1। हो गया? ओके, अब देखते हैं कि x एक्सिस में कहाँ इंटरसेक्ट किया है। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x by root 2 by cos theta plus y by 1 by sin theta equal to 1। आया समझ में? Yes. तो फिर हमारा x इंटरसेप्ट हो गया रूट 2 sin थीटा, देयरफॉर x इंटरसेप्ट
इज इक्वल टू √2 बाय cos थीटा, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा। तो पॉइंट जो है ना हमारा क्या हो जाएगा, √2 बाय cos थीटा, 0, और यहाँ पे हमारा पॉइंट हो जाएगा 0, 1 बाय sin थीटा। बोलो सभी को समझ में आ गया? Yes. Yes. तो फिर मिड पॉइंट निकल जाएगा। इस पॉइंट का नाम ए दे देता हूं, इस पॉइंट का नाम बी दे देता हूं, ए और बी। लेट मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज पी एच के, जो कि अगर हम डायरेक्ट करेंगे यहां से दिस प्लस दिस बाय 2 आ रहा है, दिस प्लस दिस बाय 2, 1 बाय √2 cos थीटा, 1 बाय 2 sin थीटा। आ गया समझ में सबको? Yes. तो अभी हमारा cos थीटा का वैल्यू जो है वो कुछ ऐसा मिलेगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय √2h, sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 2k। बोलो क्लियर? Yes, sir. अब हमको क्या करना है, cos थीटा और sin थीटा का यूज करना है और ये h के को रिलेशन बनाना है। बट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 implies 1 by 2h स्क्वायर प्लस 1 by 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 implies एलसीएम अगर ले ले तो 4h स्क्वायर k स्क्वायर आ गया, ऊपर आ गया हमारा क्या 2k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 1। So h square plus 2k square is equal to 4h square k square. Therefore, x square plus 2y square is equal to 4x square y square. ये आ गया हमारा लोकस का इक्वेशन। समझ में आया सबको? Yes. ये हमारा लोकस का लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है? क्या बोला है? द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड टू द एलिप्स दिस वन व्हिच टचेस द एलिप्स दिस वन। हमारे पास दो एलिप्स है। एक एलिप्स ऐसा है x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 6, जिसका वैल्यू हो गया x स्क्वायर बाय 6 प्लस y स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 1। एक और एलिप्स है, क्या है? x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 1 इज इक्वल टू 1। ये दो एलिप्स हो गया। हमको सवाल बोला है क्या, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स from the end points of the chord to the ellipse this one। ये ellipse का chord का end point से हम tangent ड्रॉ किए, उनका point of intersection which touches the ellipse this one। तो हमारे पास दो ellipse हैं। ये ellipse छोटा वाला ellipse होगा थोड़ा, क्योंकि 2 0 और 0 1 दे के पास कर रहा है, कुछ ऐसा। हो गया? ये एलिप्स हो गया 2 0 और 0 1 दे के पास किया। ये वाला √6 मतलब कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, थोड़ा आगे आएगा और यहाँ ऐसा आएगा। चलो ये दूसरा एलिप्स में ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, बोल रहा है कि इसका कॉर्ड लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए कॉर्ड। चलो इसका एंड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड का एंड पॉइंट होगा ये और ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पे आ गया। ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पे आ गया। इसका लोकस निकालने के लिए बोला है, और क्या बोला है कि ये जो चीज है ना, ये इसको टेंजेंट है, इसको टेंजेंट है, ये इसको टेंजेंट है।
ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट सपोज h k ले लेता हूं, जिसका निकालने के लिए बोला है। दिखाई दे रहा है किसका बारे में बोल रहा हूं? Yes, sir. तो मैं बोल क्या रहा हूं कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का ही लोकस निकालने के लिए बोला है। तो देखते हैं क्या रिलेशन बना सकता हूं मैं HK में। तो मेरे को बताओ AB जो है ना, वो AB का बारे में क्या क्या चीज जानकारी है। AB जो है ये बाहर वाला एलिप्स का इस पॉइंट का कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, ये सुनो। Yes, sir. बाहर वाला एलिप्स जो देख रहा हूं, वो बाहर वाला एलिप्स का PH, K का ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। जो भी मिलेगा वो अंदर वाला एलिप्स का क्या है? अंदर वाला एलिप्स का टेंजेंट है। मतलब c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। आ गया समझ में? Yes, sir. तो लिख सकते हैं AB is the chord of contact for x square plus 2y square is equal to 6 with respect to the point P H, K. Okay. Therefore, equation of AB is x into h plus 2y into k is equal to 6. X into h plus 2y into k is equal to 6. Okay? All right. It is एक काम करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म में लिखते हैं। implies 2yk is equal to minus xh plus 6। ऐसे कुछ हम लोग पहले भी किए हैं ना। implies y is equal to minus xh by कितना 2k प्लस 6 by 2k, या फिर हम इसको बोल दे 3 by k। It is tangent to ये ellipse x square by 4 plus y square by 1 is equal to 1. This implies c square, that is 9 by k square, is equal to a square m square plus b square। a square हो गया हमारा 4 into m square minus h by 2k का whole square, that is a square by 4k square। प्लस b स्क्वायर मतलब 1। क्लियर है सबको? Yes, sir. सो इससे हमको मिल गया क्या, implies 9 is equal to, ये हो जाएगा हमारा कितना, 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। implies x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर is equal to 9। तो ये तो सर्कल निकल के आ गया। क्लियर?